V63 अध्याय 621 ब्लैक की पहचान उजागर। झांग शियाओबाई अपनी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सके। तुम दावा करते हो कि तुम बुद्धिमान हो। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जब कोई बूढ़ा पादरी शास्त्र पढ़ता है तो वह कैसा दिखता है? शुरू में लिन युआन इसमें भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब उसने झांग शियाओबाई का सवाल सुना तो वह जवाब जानने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सका। दुर्भाग्यवश, चाहे उन्होंने कितना भी दिमाग लगाया, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल सका। रक्तबीज की मां ने गहराई से सोचा। झांग शियाओबाई के सवाल ने रक्तबीज की मां को हैरान कर दिया, जिसका एकमात्र दिमाग भोजन के इर्द गिर्द घूमता था। झांग शियाओबाई ने देखा कि किसी के पास उसका जवाब नहीं था और उसने उन्हें सोचने के लिए अधिक समय नहीं दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये तो शास्त्र पढ़ना है, बेवकूफों। जिस क्षण झांग शियाओबाई ने उत्तर बताया, लिन युआन का गला अपनी ही लार से घुट गया। रक्तबीज की माता जानती थी कि झांग शियाओबाई एक गंभीर व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने उसे नर्म पंख वाले स्केल बर्ड से दूर धकेलने की इच्छा को दबा दिया। रक्तबीज की जननी ने गुप्त रूप से एक मिथक नस्ल के पक्षी का दबाव कम कर दिया और नर्म पंख वाले स्केल पक्षी को, जिस पर झांग शियाओबाई सवार था, ऊपर नीचे उड़ने के लिए उकसाया। झांग शियाओबाई को ऊंचाई से डर नहीं था, लेकिन अचानक आए इस बदलाव ने उसे चौंका दिया। वह जो शब्द कहने वाला था वह उसके गले में ही अटक गया। लिन युआन ने देखा कि झांग शियाओबाई को ले जा रहा सॉफ्ट फेदरेड स्केल बर्ड 100 मीटर तक नीचे गिरा, फिर 400 मीटर तक ऊपर उठा। उन्होंने महसूस किया कि यह मनोरंजन पार्कों में होने वाली ड्रॉप टावर सवारी से भी अधिक रोमांचक था। जब तक 3 नर्म पंख वाले स्केल पक्षी रेडियंस पैलेस में उतरे, तब तक झांग शियाओबाई के नर्म पंख वाले स्केल पक्षी को रक्तबीज की मां द्वारा पूरी तरह से झकझोर दिया गया था। मजबूत मुलायम पंख वाला स्केल पक्षी कमजोर होकर गिर पड़ा और ऐसा लग रहा था जैसे उसे नियंत्रित कर लिया गया हो। हालांकि झांग शियाओबाई को शुरू में उतार चढ़ाव भरे सफर से डर लगा था, लेकिन अंततः उसे सफर रोमांचकारी लगा। वह नर्म पंख वाले स्केल बर्ड से नीचे उतरा और अपने होठों को चाटा, जैसे कि वह और अधिक चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वह ऊपर और नीचे की भावना को और भी अधिक अनुभव करना चाहता था। लिन युआन रेडियंस पैलेस में लौट आया, लेकिन वह फिर से मुखौटा पहनने की जहमत नहीं उठा सका। झांग शियाओबाई लिन युआन के पास गया और उसकी खुशी का भाव उदास हो गया। लिन युआन, तुम लोग ऑल स्टार मैच देखने के लिए आगे बढ़ो। मैं शिनयंग, तानरान और लू पिनरू की समाप्ति प्रक्रियाओं को संभालने के लिए एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के विश्राम क्षेत्र में जा रहा हूँ। झांग शियाओबाई ने लिन युआन को बहुत कृतज्ञता से देखा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त नहीं कर सका। झांग शियाओबाई एक गंभीर व्यक्ति नहीं था और उसे नहीं लगता था कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। लिन युआन के प्रति अपने अपार आभार को मौखिक रूप से व्यक्त करने के बजाय उसने अपनी भावनाओं को अपने दिल में ही दबाए रखा। लिन युआन को लगा कि झांग शियाओबाई ने जो कहा उसमें कुछ अजीब था और उसने पूछा, क्या एक्सट्रीम गिल्ड क्लब उन्हें जाने देगा यदि वे व्यक्तिगत रूप से प्रक्रियाओं को नहीं संभालते हैं? इसके अलावा गिल्ड क्लब इतने बड़े आयोजन के बीच में है। झांग शियाओबाई ने अपना सिर झुका लिया और फुसफुसाया, वे तीनों अभी भी बेहोश हैं और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब उनकी हालत के बारे में जानता है। उनके अनुबंधों को समाप्त करने की आवश्यकता का मतलब है कि उसके बाद जो कुछ भी होगा उसका एक्सट्रीम गिल्ड क्लब से कोई लेना देना नहीं होगा। एक्सट्रीम गिल्ड क्लब चाहेगा कि ऐसा हो। अगर हम उन तीनों के जागने के बाद अनुबंधों को समाप्त करने का इंतजार करते हैं, तो एक्सट्रीम गिल्ड क्लब उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उनका भी हाल मेरे जैसा ही होगा। अनुबंध के उल्लंघन के कारण मुझे 100,000 रेडियंस डॉलर चुकाने होंगे। झांग शियाओबाई ने कंधे उचकाए और कुछ देर चुप रहने के बाद आगे कहा, हालांकि गिल्ड क्लब ने बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी है, लेकिन मैं अन्य 3 लोगों के बजाय प्रक्रियाओं को संभाल रहा हूं। गिल्ड एलायंस के नियमों के अनुसार उन तीनों के पास अपने निर्णय पर विचार करने के लिए 3 दिन हैं। वे निश्चित रूप से 3 दिनों के भीतर जाग जाएंगे। उस समय वे छोड़ना चाहते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर करेगा। लिन युआन लू पिनरू, टैनरेन और शिनयंग के प्रति झांग शियाओबाई के विचार को सुन सकता था। झांग शियाओबाई के हमेशा खुशमिजाज स्वभाव के बावजूद वे महत्वपूर्ण समय में अत्यंत विश्वसनीय थे। एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के उल्लेख पर लिन युआन झांग शियाओबाई के दिल में कड़वाहट को महसूस कर सकता था। जाहिर है, झांग शियाओबाई ने एक्सट्रीम गिल्ड क्लब में जो भावनाएं और उम्मीदें रखी थीं, वे घटना के बाद तीव्र निराशा में बदल गईं। चूंकि चूसी लिन युआन के डोंग गिल्ड क्लब में शामिल हो गई थी, वह रिजर्व टीम की एकमात्र सदस्य थी। झांग शियाओबाई, शिनयंग, लू पिनरू और तान रान डोंग गिल्ड क्लब की रिजर्व टीम में खाली स्थानों को भरने के लिए सही संख्या में लोगों की जरूरत थी। इसके अलावा लिन युआन उनके साथ लड़ा था और उनकी शक्तियों से अवगत था। यद्यपि वे चारों युवा पीढ़ी की तरह शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उनके पास अच्छे परी थे। लुपिनरस का चमकता रेशम कीट बुनकर इसलिए अलग था क्योंकि वह युद्ध के दौरान अपने साथियों के लिए कपड़े बनाने का निर्देश दे सकती थी।
लिन युआन ने वह संपत्ति हासिल कर ली थी जो शीर्ष श्रेणी 3 क्रिएशन मास्टर होंगशेन थी, इसलिए वे उन चारों को मजबूत करने में सक्षम होंगे। आखिरकार वे चारों स्थिर बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे और उनके फे को प्लेटिनम के अधिकतम ग्रेड तक विकसित किया जा सकता था। यद्यपि उनमें से किसी ने भी इच्छाशक्ति रून्स को नहीं समझा था, फिर भी प्लेटिनम फे की शक्ति एक काल्पनिक नस्ल फे के विरुद्ध खड़ी हो सकती थी। शक्ति का ये स्तर पर्याप्त था। हालांकि उन चारों ने एक्सट्रीम गिल्ड क्लब से पूरी तरह से नाता नहीं तोड़ा था, इसलिए लिन युआन के लिए उन्हें भर्ती करने का ये सही समय नहीं था। लिन युआन ने अपना टिकट निकाला और झांग शियाओबाई के सामने लहराया। मैं पर बैठा हूं, जब आपका काम हो जाए तो आएं और मेरे साथ जुड़ें, लिन युआन ने कहा। झांग शियाओबाई ने लिन युआन की ओर हाथ हिलाया और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के विश्राम क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे झांग शियाओबाई का आकार छोटा होता गया, रकबीज की मां ने लिन युआन से कहा, अपने अनुचित व्यवहार के बावजूद झांग शियाओबाई का चरित्र अच्छा है। ऐसा कोई व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो अपने दोस्तों की उतनी अच्छी देखभाल करता हो जितनी वह करता है। अगर वह आपके गिल्ड क्लब में शामिल होता है तो मैं उसके खूनी जोंक को कुछ किस्मत देने को तैयार हूं। लिन युआन बता सकता था कि रक्तबीज की मां झांग शियाओबाई की बहुत प्रशंसा करती थी। लिन युआन और मदर ऑफ ब्लडबाथ ने अखाड़े में प्रवेश किया और 200,000 दर्शकों की जोरदार जय जयकार से दंग रह गए। उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया था और लिन युआन के भीतर उत्साह भड़क उठा था। हालांकि अराजक जयकारे अचानक एकीकृत हो गए। वे सभी चिल्लाए, ये ब्लैक है, वाह ये लॉर्ड ब्लैक है। लिन युआन दंग रह गया। क्या मेरी पहचान उजागर हो गई है? लिन युआन ने सोचा कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, तो उसे अचानक याद आया कि उसने चांदी का मुखौटा नहीं पहना था जिसे जीनियस ने टूल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बदल दिया था। इसके अलावा रेडियंस पैलेस के बाहर विक्रेताओं ने भी वही चांदी के मुखौटे बेचे। यदि वह सचमुच चांदी का मुखौटा पहनकर सभागार की ओर चला जाता तो भी दर्शकों को आश्चर्य नहीं होता। जब लिन युआन ने रेडियंस पैलेस में अन्य दर्शकों की ओर अपनी नज़र घुमाई तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने अपने बारे में बहुत अधिक सोचा था। सभी दर्शक मैदान पर एक ही स्थान पर ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उनकी घूरती निगाहों का पीछा करते हुए लिन युआन ने एक छाया को एक एक कदम करके द्वंद्व मैदान की ओर आते देखा। जो व्यक्ति द्वंद्व मैदान की ओर जा रहा था उसने अपने चेहरे पर चांदी का मुखौटा पहना हुआ था। लिन युआन ने उस आकृति की ओर देखा और उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। आकृति के कपड़े वही थे जो चूसी ने उस सुबह सम्मेलन हॉल में पहने थे। तार्किक रूप से कहें तो 20,000 दर्शकों के सामने दो लोगों का एक ही कपड़े पहनना कोई असामान्य बात नहीं होगी। हालांकि चूसी का पहनावा ऐसा नहीं था जिसे बाजार से खरीदा जा सके। इसे वेन यू ने प्लेटिनम यूनिकॉर्न स्टारलाइट मछली की पूरी त्वचा का उपयोग करके बनाया था। यूनिकॉर्न स्टारलाइट मछली की त्वचा अत्यंत दुर्लभ और कीमती सामग्री थी। प्रकाश में मछली की हल्की सुनहरी त्वचा सितारों की तरह चमकती थी। चूंकि यह पोशाक कस्टम मेड थी, इसलिए यह असंभव था कि किसी और के पास वैसी ही पोशाक हो। उसी समय लिन युआन ने शोर के बीच किसी को ब्लैक चिल्लाते हुए सुना। द्वंद्व मैदान से एक ऊंची और स्पष्ट पुरुष आवाज आई। ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के प्रतिनिधि चेन होनफेंग द्वारा चुने जाने के लिए इस भाग्यशाली दर्शक को बधाई। चेन होनफेंग ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब की रिजर्व टीम का सदस्य है। 8वें फाइनल और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने एक रिजर्व खिलाड़ी के रूप में मुख्य टीम में प्रवेश किया और टीम को उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में मदद की। हे भाग्यशाली दर्शक, क्या आप चेन होनफेंग को चुनौती देना चाहेंगे और अपनी ताकत साबित करना चाहेंगे या चेन होनफेंग के साथ मार्गदर्शन युद्ध करना चाहेंगे जो व्यक्तिगत रूप से आपको युद्ध कौशल सिखाएंगे? यह आवाज़ सुनते ही लिन युआन को तुरंत पता चल गया कि यह ऑल स्टार मैच के होस्ट और कमेंटेटर की थी। यद्यपि लिन युआन शायद ही कभी रेडियंस फेडरेशन के प्रसिद्ध मेजबानों और टिप्पणीकारों के साथ संपर्क में रहता था, लेकिन वह इस व्यक्ति के लिए कोई अजनबी नहीं था। जब तक स्टार टीमें एस टूर्नामेंट या बड़े पैमाने के आयोजन में प्रतिस्पर्धा कर रही होती थीं, यह मूंछों वाला आदमी कमेंटेटर के रूप में बीच में खड़ा रहता था। जैसे ही उसने चांदी के मुखौटे वाली आकृति का पीछा करना जारी रखा, लिन युआन ने पुष्टि की कि यह चूसी थी। इसके तुरंत बाद उसने चूसी की आवाज़ सुनी। मैंने स्पष्ट रूप से उसे चुनौती देने का निर्णय लिया है। चूसी के शब्दों ने श्रोताओं को फिर से उत्तेजित कर दिया। एक चुनौती, और यह एक लड़की है। शायद वह चेन होनफेंग की चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली से इतनी डर जाएगी कि वह रोना शुरू कर देगी। अविश्वसनीय, एक महिला ने मेरे पति का मुखौटा पहना हुआ है। चेन होनफेंग, मैं तुम्हें उसे बेरहमी से पीटने का आदेश देता हूं। मुझे नहीं लगता था कि इस साल कोई भी चुनौती देने की हिम्मत करेगा। अच्छी बात यह है कि यह महिला ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के खिलाफ है, न कि सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के खिलाफ। चूसी के शब्दों में उत्सुकता और लड़ाकू भावना को सुनकर लिन युआन को सिरदर्द होने लगा। इस तरह की वास्तविक लड़ाई जिसमें दो परियों की टक्कर होती है, स्टार वेब पर होने वाली लड़ाई जितनी आसान नहीं होती।
इसमें किसी एक को चोट लगना बहुत आसान होता है। यदि कोई प्रतियोगिता जीत भी जाता है तो भी विजेता को अंततः हारने वाले के पूर्ण जवाबी हमले के तहत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रेडियंस पैलेस में दर्शकों को स्कैन करने के बाद लिन युआन ने अपनी नज़र द्वंद्व मैदान के बीच में दृढ़ता से खड़ी युवा लड़की पर घुमाई। यह एहसास कि उसकी बहन सचमुच बड़ी हो गई है उसे अनायास ही हो गया। लिन युआन को गर्व महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी उदासी भी महसूस हुई। सोना हमेशा चमकता रहता है। अपने प्रयासों और लिन युआन के संसाधनों के जरिए चूसी लंबे समय से सिर्फ सोने के टुकड़े से कहीं ज्यादा बन गई थी। वह एक चमकदार मोती थी जिसे एक डिब्बे में रखा गया था जो अपनी चमक को नियंत्रित कर रहा था। ये प्रतियोगिता बक्से में बंद मोती चूसी के लिए नदियों और पहाड़ों को अपनी चमक से ढकने का क्षण था। लिन युआन ने कुछ महीने पहले चेन होनफेंग से मुकाबला किया था और वह उसकी ताकत को समझ गया था। यदि चेन होनफेंग के दो फे ने अभी भी अपना पिछला मानक बरकरार रखा तो उनके चुने हुए प्रतिद्वंद्वी द्वारा उन्हें बुरी तरह पराजित किए जाने की संभावना थी। चूसी के शब्दों ने मेजबान हुओ ज़ेयुआन को स्तब्ध कर दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पहला चुना गया दर्शक चेन होनफेंग को चुनौती देने का फैसला करेगा। इसके अलावा यह उस समय की बात है जब ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब ने ऑल स्टार मैच में राइंग गिल्ड क्लब को हराया था। हुओ ज़ेयुआन ने जल्दी से आगे कहा, पहली भाग्यशाली दर्शक ने चुनौती चुनी है। उसका साहस सराहनीय है और प्रोत्साहन के योग्य है। चूंकि चेन होनफेंग के चुने हुए दर्शक ने चुनौती चुनी है इसलिए उसे दया दिखानी चाहिए। ये सुनकर चेन होनफेंग ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, मैं चुनौती को एक मार्गदर्शन युद्ध के रूप में लड़ूंगा। उनके शब्दों से तुरंत ही जय जयकार की आवाजें गूंज उठीं, साथ ही कुछ विस्मयकारी शब्द भी निकले। मुझे हुओ ज़ेयुआन के ये कहने से बुरा क्यों लग रहा है कि चेन होनफेंग को दया दिखानी चाहिए। मुझे मत बताओ कि हुओ ज़ेयुआन ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। राइंग गिल्ड क्लब हाल ही में हुओ ज़ेयुआन के शब्दों के कारण हार गया। लिन युआन ने अपने आसपास के दर्शकों की बातें सुनी और सोचा, अगर चेन होनफेंग अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकता है तो चूसी उसे सबक सिखा सकता है। प्रसिद्ध होस्ट के संबंध में हुओ ज़ेयुआन के शब्दों को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है जिसने एक टिप्पणीकार के रूप में उनकी लोकप्रियता में योगदान दिया। पिछले कुछ वर्षों के इस टूर्नामेंटों में हुओ ज़ेयुआन की टिप्पणियों के कारण अनगिनत समान प्रतियोगी हार गए थे। लिन युआन अपनी सीट पर पहुंच चुका था। बैठते ही उसने लियू जी की आवाज़ सुनी, अगर चेन होनफेंग ने चूसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं खुद लॉन्ग ताओ से बात करूंगा। चेन होनफेंग ने यह कहने की हिम्मत की कि वह इसे एक मार्गदर्शन युद्ध के रूप में लड़ेगा। वह उस बूढ़े लॉन्ग ताओ से भी ज्यादा दिखावटी है। जैसे ही वह खुद से बुदबुदा रहा था, लियू जी ने देखा कि लिन युआन वापस आ गया था। लियू जी ने जल्दी से एक बैंटो लिन युआन को सौंप दिया और बाकी का हिस्सा रकबीज की मां को दे दिया। लिन युआन, क्या सब कुछ सुचारू रूप से चला? लिन युआन ने सिर हिलाया, बहुत ही सहजता से। बड़े भाई लियू, क्या अभी प्रदर्शन द्वंद्व के दौरान कुछ रोमांचक हुआ? ये सुनते ही लियू जी की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के फैंग डोडुओ ने अपनी छिपी हुई शक्ति का खुलासा किया। फैंग डोडुओ लॉन्ग ताओ से बहुत मिलता जुलता है। बाद वाले का मुख्य फे, सीकिंग चाक मोसासोरस, छिपा नहीं है। फैंग डोडुओ का मुख्य फे हमेशा से प्लेटिनम 2 फैंटेसी 2 रैपिड स्फीयर रहा है। हालांकि फैंग डोडुओ ने गुप्त रूप से प्लेटिनम वीक फैंटेसी 2 टर्बो हेलिकॉप्टरियन की भी खेती की थी। इस समय अपने कौशल का खुलासा करके फैंग डोडुओ इस साल रेडियंस 100 सीक्वेंस में रैंक करते समय ऊपर की ओर वार करने की संभावना है। उसने अभी जो ताकत दिखाई है उसके आधार पर फैंग डोडुओ की रैंक 43 से बढ़कर शीर्ष 30 में पहुंच सकती है। लिन युआन ने देखा कि जब लियू जी ने फैंग डोडुओ के बारे में बात की तो उसके हाव भाव गंभीर होने के बावजूद भी गंभीर नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि कीट रानी द्वारा ब्लेड रानी मधुमक्खी के मनोविश को अवशोषित करने और उसके उत्परिवर्तन को पूरा करने के बाद लियू जी अब फैंग डोडुओ की उजागर ताकत को खतरे के रूप में नहीं देखती थी। लियू जी रेडियंस 100 सीक्वेंस में वापस लौटे थे तो उन्होंने सीक्वेंस #30 इनविजिबल ट्विन को हराया था और उसका स्थान ले लिया था। हालांकि यह अनुक्रम लियू जी को दिया गया विशेषाधिकार था क्योंकि वह कोल्ड फ्रॉस्ट सिटी की रक्षा करने के लिए पहले भी पीछे हट चुका था और रेडियंस सेक्रेड हॉल में वापस लौट आया था। रेडियंस 100 अनुक्रम चयन से पहले रेडियंस 100 एक बड़ा अनुक्रम परिवर्तन करेगा और चयन के लिए वरीयता प्राप्त प्रतिभागियों के रूप में अनुक्रम #91 से #100 की पुष्टि करेगा। लिन युआन ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, बड़े भाई लियू, क्या आप इस साल अनुक्रम में आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं? ये सुनकर लियू जी ने सिर हिलाया, उनका चेहरा दृढ़ था। लिन युआन, आप निश्चित रूप से इस वर्ष बिना किसी कठिनाई के रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप अनुक्रम में प्रवेश करते हैं तो मैं ये देखने के लिए तैयार हो सकता हूं कि मेरी वर्तमान ताकत की तुलना कैसी है। बोलते समय लियू जी की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। कीट रानी के उत्परिवर्तन के बाद लियू जी को केवल इतना पता था कि उसमें पूर्ण परिवर्तन हो चुका है।
हालांकि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि यह पहले की तुलना में कितना अधिक शक्तिशाली था। इस बार रेडियंस 100 सीक्वेंस के आदेश को उत्परिवर्तित कीट रानी की कसौटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी समय लियू जी ने लिन युआन की ताकत के बारे में सोचा जब वह विकसित हो रहे जल विश्वायामी दरार में था। यदि ये तथ्य न होता कि रेडियंस 100 सीक्वेंस में नए लोगों को केवल #91 से #100 तक रैंक किया जा सकता है, तो लिन युआन की रैंकिंग और भी अधिक हो सकती थी। बड़े भाई लियू अपने कौशल का खुलासा करके फैंग डोडुओ सीधे ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब को राइंग गिल्ड क्लब को हराने में सक्षम करेगा। क्या राइंग गिल्ड क्लब के सदस्य भी अपनी छिपी हुई ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे? लियू जी ने जवाब दिया, ऑलस्टार मैच का प्रदर्शन द्वंद्व उतना मूल्यवान नहीं है। हालांकि विजेता टीम अधिक ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब को छोड़कर कोई भी क्लब कम लोकप्रियता के साथ शीर्ष 16 में प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि उनके पास कोई कौशल होता तो वे उसे वास्तविक एस टूर्नामेंट के दौरान ही प्रकट करते। अपनी ताकत का बहुत पहले ही खुलासा करके फैंग डोडुओ ने राइंग गिल्ड क्लब को ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के साथ लड़ाई के दौरान उसे निशाना बनाने के लिए अग्रिम रूप से एक युद्ध रणनीति तैयार करने की अनुमति दे दी है। मुझे लगता है कि इस साल, चूंकि यह अनिश्चित है कि ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब में 5वां खिलाड़ी कौन होगा, 4 मुख्य खिलाड़ी चेन होनफिंग को निर्णायक लड़ाई में भाग लेने के लिए लाएंगे, जो अब मैदान पर है। वे शायद राइंग गिल्ड क्लब को हराने में सक्षम नहीं होंगे, जिसने कोई छिपी हुई ताकत नहीं दिखाई है। जैसे ही वह बोल रहा था, लियू जी की नज़र ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब की सीटों पर पड़ी। उसने महसूस किया कि फैंग डोडुओ सीधे उसकी ओर देख रहा था। फैंग डोडुओ को उम्मीद नहीं थी कि वह लियू जी की आंखों में सीधे देखेगा। उसने लियू जी की तरफ हाँ इशारा करने के लिए हाथ बढ़ाया। कटोरे के आकार के कटे हुए फैंग डोडुओ की बेरहमी से मुस्कुराहट को देखते हुए लियू जी ने अभिवादन में थोड़ा सिर हिलाया। फैंग डोडुओ ने अपना सिर लॉन्ग ताओ की ओर घुमाया, जो उसके बगल में दस्तावेजों के ढेर को पलट रहा था, और कहा, बॉस, वह भाग्यशाली दर्शक जिसका सामना फैंग कर रहा है, वह लियू जी के साथ लगता है। बोलते समय फैंग डोडुओ ने अपना हाथ तले हुए चिकन की ओर बढ़ाया जिसे झाओ शियाओचुन पकड़े हुए था। उसने मुर्गे की जांघ का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। झाओ शियाओचुन ने फैंग डोडुओ को घूर कर देखा। अपनी तली हुई चिकन को अपनी पीठ के पीछे छिपाते हुए वह चिल्लाई, फैंग डोडुओ, क्या तुम मरना चाहते हो? जब मैं अभी हैमबर्गर खा रहा था तो तुमने अंदर की सब्जियां फाड़ दी। अब तुम्हें मेरी फ्राइड चिकन चुराने की हिम्मत है। लॉन्ग ताओ को यकीन नहीं हो रहा था कि फैंग डोडुओ और झाओ शियाओचुन हजारों दर्शकों की मौजूदगी में लड़ रहे थे। असहाय होकर उसने कहा, शियाओचुन, अब खाना बंद करो। क्या हाउस ऑफ एनविएबल फ्रेग्रेंस का खाना इतना अच्छा है? आपने बहुत सारा खाना ले लिया। झाओ शियाओचुन को हमस्टर की तरह अपने हाथ में तला हुआ चिकन खाते हुए देखकर लॉन्ग ताओ ने मन ही मन शीजू के लिए एक मोमबत्ती जलाई। फैंग डोडुओ को ये कहते हुए सुनकर कि द्वंद्व मैदान पर महिला लियू जी के साथ आई थी, लॉन्ग ताओ ने अवचेतन रूप से लियू जी की दिशा में देखा। जब उसने सफ़ेद और नीले रंग के स्पिरिट क्यूई कपड़े पहने युवक को देखा जो लियू जी के बगल में खड़ा था, तो लॉन्ग ताओ तुरंत स्तब्ध रह गया। लॉन्ग ताओ को अभी भी याद है कि जब उसने लीनिंग मून माउंटेन पर रेडियंट मून पैलेस में आत्मा परिचय के साथ प्रतिस्पर्धा की थी तो उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर दी थी। ये लियू जी के बगल में बैठा युवक ही था जिसने उसे अपनी ताकत वापस पाने में मदद की थी तथा उसे शर्मनाक तरीके से जमीन पर गिरने से बचाया था। लॉन्ग ताओ एक चतुर व्यक्ति था। कोल्ड मून के युवा के प्रति रवैये से वह जानता था कि वह और चेंग रुई केवल एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करने के लिए किस्मत में थे। ये युवक अवश्य ही चंद्र महारानी का उन्नत शिष्य रहा होगा। लिन युआन को देखते ही लॉन्ग ताओ ने अपने हाथ में रखे दस्तावेज नीचे रख दिए और भौहें सिकोड़ते हुए द्वंद्व मैदान की ओर देखा। उन्हें लग रहा था कि आगामी लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। चू सी और चेन होनफेंग पहले ही द्वंद्व मैदान पर लड़ाई की मुद्रा में आ चुके। द्वंद्व युद्ध से पहले दोनों पक्षों को आत्मा क्यूई पेशेवरों के रूप में अपनी संबद्धता का खुलासा करना था। मेजबान और टिप्पणीकार के रूप में जब हुओ ज़ेयुआन ने सुना कि चूसी एक रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थी तो वह उसके लिए ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। चेन होनफेंग एक लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे, इसलिए उनकी चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली लड़ाई में शुद्ध हिंसा थी, जबकि उनकी विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली एक लचीली लंबी दूरी की परी थी। एक निकट आक्रमण में तथा दूसरा दूर आक्रमण में माहिर था। इस जोड़ी ने एक दूसरे का बहुत अच्छा साथ दिया। इसके अलावा अधिकांश रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर टीम लड़ाइयों पर निर्भर थे। इस तरह के द्वंद्व में हुओ ज़ेयुआन वास्तव में डर गया था कि चूसी जैसे ही मैदान में प्रवेश करेगी वह एक जीवित लक्ष्य बन जाएगी। हुओ ज़ेयुआन ने यह देखकर गहरी सांस ली कि दोनों पक्षों ने लड़ाई की मुद्रा बना ली है और द्वंद्व शुरू होने वाला है। लड़ाई शुरू होती है। इस घोषणा के साथ ही दो जोरदार दहाड़ें गूंज उठीं। उनमें से एक की दहाड़ बहुत तेज थी और उसमें क्रूर स्वर भी था।
दूसरी आवाज बहुत जोरदार नहीं थी, लेकिन जैसे ही जोरदार दहाड़ गूंजी, चेन होनफैन के पैरों के नीचे की जमीन 20 वर्ग मीटर के दायरे में दलदल में तब्दील हो गई। विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली उस दलदल में छिप गई जो अभी अभी सामने आया था। बुलाए जाने के बाद चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली चेन होनफैन के सामने रुक गई और चूसी को क्रूरता से घूरने लगी। अपनी मोटी शक्तिशाली पूंछ को पीछे हिलाते हुए छिपकली आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। हुओ ज़ेयुवान ने तुरंत टिप्पणी की, ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के चेन होनफेंग ने अपने खास फेयर गोल्ड एक्स एपिक स्मूथ टूथड एलिफेंट लिजर्ड और विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली को बुलाया है। हुओ ज़ेयुवान ने चेन होनफेंग के फे को पेश करने के ठीक बाद चूसी को अपने हाथ लहराते हुए देखा। एक नाजुक ढंग से गढ़ी गई सुनहरे पन्ने जैसी तितली उसके हाथ की हथेली पर फड़फड़ा रही थी। इस तितली के पंख भी खूबसूरत पेओनी फूलों के डिज़ाइन से सुसज्जित थे। क्लास 2 क्रिएशन मास्टर के रूप में हुओ ज़ेयुवान एक नज़र में फेस के ग्रेड और गुणवत्ता को पहचान सकता था। उसकी आंखें उभर आईं। चौंक कर उसने कहा, यह एक कांस्य काल्पनिक तितली है। जैसे ही हुओ ज़ेयुवान की आवाज़ धीमी हुई, शुरू में शोर से भरा सभागार शांत हो गया। प्रत्येक आत्मा क्यों पेशेवर जानता था कि कांस्य काल्पनिक नस्ल के फे का क्या मतलब है। चूंकि चूसी ने रैडबर्ड स्पिरिट क्यू अकादमी में अपने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल का खुलासा किया था, इसलिए उसे रेडियंस फेडरेशन की युवा पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा के रूप में घोषित किया गया था। अकेले इससे ही ये देखा जा सकता है कि कांस्य काल्पनिक नस्ल की परी को पालना कितना दुर्लभ था। वास्तव में उनकी विशिष्ट क्षमता के अलावा कांस्य काल्पनिक नस्ल के फे का मतलब एक अच्छी पृष्ठभूमि भी है। अन्यथा कांस्य लीजेंड फे के बिना इच्छाशक्ति रून को समझना व्यर्थ होगा। उस समय चून की मैदान पर चुनौती देने वाली महिला ने चांदी का मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए किसी को उसकी उम्र का पता नहीं था। हालांकि भले ही नकाबपोश चुनौती देने वाला चेन होनफेंग से उम्र में बड़ा था, लेकिन एक कांस्य काल्पनिक नस्ल की उसकी खेती ने चेन होनफेंग के 2 कांस्य महाकाव्य फे के कब्जे पर विजय प्राप्त की। आखिरकार चेन होनफेंग के पास कोई काल्पनिक नस्ल की परी नहीं थी। रेडियंस पैलेस में आधे मिनट तक सन्नाटा छाने के बाद वहां जोरदार चीख पुकार मच गई। माहौल उसी स्तर पर पहुंच गया जो हाल ही में ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब और राइन गिल्ड क्लब के बीच हुए टकराव के दौरान पहुंचा था। कांस्य काल्पनिक नस्ल, बहुत बढ़िया। मैंने नहीं सोचा था कि पहली लड़ाई इतनी रोमांचक होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने असल जिंदगी में कांस्य काल्पनिक नस्ल की छिपकली देखी है। लेकिन इसके ग्रेड के बावजूद मुझे नहीं लगता कि यह अपने चरम पर 2 स्वर्ण छिपकलियों को हरा सकती है। अरे, एक असली कांस्य काल्पनिक नस्ल का परी, और उसके ऊपर एक तितली परी। ये राजकुमारी आयरन बुल के कांस्य काल्पनिक नस्ल के परी से कहीं ज्यादा सुंदर है। अपने आसपास का शोर सुनकर लिन युआन अविचलित रहा। फिर भी जब उसने राजकुमारी आयरन बुल शब्द सुने तो उसने आश्चर्य से उत्साहपूर्वक हाथ हिलाते हुए पास खड़े मोटे आदमी की ओर देखा। पूरे रेडियंस फेडरेशन में कोई भी कांस्य काल्पनिक नस्ल के फेयर पा सकता है। कुछ शीर्ष श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर्स को कांस्य लीजेंड फेयर की खेती करने का अवसर मिला। इन परियों को स्वाभाविक रूप से कांस्य काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के लिए अपने उच्चतम मूल्य का प्रयोग करना पड़ा। ये सिर्फ इतना था कि इन कांस्य लीजेंड फे के कांस्य काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के बाद वे जल्दी से रजत काल्पनिक नस्ल में विकसित हो जाते थे। फिर उन्हें उन युवा प्रतिभाओं के लिए तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जिनका खुलासा नहीं किया जाएगा। ये वास्तव में इसी वजह से था कि रैडबर्ड स्पिरिट क्यू अकादमी में चूसी द्वारा अपने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के रहस्योद्घाटन से इतना बड़ा हंगामा हुआ था। कांस्य काल्पनिक नस्ल के फेयर पहले से ही दुर्लभ थे। जब उस मोटे आदमी ने राजकुमारी आयरन बुल का उल्लेख किया था तो वह चूसी का उल्लेख कर रहा होगा। उसके भाई लिन युआन ने अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को नहीं रोक सका जब उसने सुना कि कोई उसे राजकुमारी आयरन बुल कह रहा है। आयरन बकेट सिस्टर प्लान 4.0 के अलावा लिन युआन के दिमाग में अचानक एक नई योजना उभरी। राजकुमारी आयरन बुल स्मैश प्लान 1.0। लिन युआन का मानना था कि उसकी राजकुमारी आयरन बुल स्मैश प्लान 1.0 निश्चित रूप से चूसी को उस भयानक उपनाम से छुटकारा पाने में मदद करेगी। एक लड़की को आयरन बुल कहलाना सचमुच भयानक था। लियू जी को पहले से ही चूसी की कांस्य काल्पनिक नस्ल ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के बारे में पता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास कांस्य काल्पनिक तितली फे भी होगी। इसके अलावा इसकी उपस्थिति के आधार पर यह कांस्य काल्पनिक तितली परी जेडाइट तितली के समान थी, जो रक्षा प्रकार की तितली परियों के सबसे मजबूत विकास पथों में से एक का परिणाम थी। लियू जी को पता था कि लिन युआन कांस्य लीजेंड फेस की खेती कर सकता है। फिर भी चूसी द्वारा 2 इच्छाशक्ति रूनों को समझना एक अलग मामला था। इससे पहले कई स्टार वेब पोस्ट में कहा गया था कि रेडियंस फेडरेशन की शीर्ष प्रतिभा चूसी अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। प्रसिद्धि दोधारी तलवार हो सकती है। चूसी पर तब से हमला किया जा रहा था जब से लोगों ने उसे स्टार वेब पर रेडियंस फेडरेशन की शीर्ष प्रतिभा कहना शुरू किया था।
लियू जी ने मन ही मन सोचा, जब चूसी थोड़ी देर में ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को बुलाएगी, भले ही वह अपना चांदी का मुखौटा पहने रहे, बैल की उपस्थिति से उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। यद्यपि एक ही प्रकार के कई साधारण परी थे, उनमें से प्रत्येक एक काल्पनिक नस्ल के परी में विकसित होगा जो अपनी तरह का एक होगा, क्योंकि प्रत्येक इच्छाशक्ति रून अलग था। हस्ताक्षर फेस हमेशा एक आत्मा क्यूई पेशेवर की पहचान का पता चला। उसी समय ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के फैंग डोओ ने लॉन्ग ताओ से एक प्रश्न पूछने के लिए अपना मुंह खोला। कुछ तो बोलो कैप्टन, क्या ये तितली कांस्य काल्पनिक नस्ल की है या नहीं? ये सुनकर लॉन्ग ताओ ने बोलने से पहले फैंग डोओ की ओर देख। भले ही आप क्रिएशन मास्टर न हो, क्या आप एक फैंटेसी ब्रीड फे को देखकर उसे पहचान नहीं पाएंगे? शुरू में मैंने आ फैंग को दर्शकों को चुनौती देने के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करने दिया ताकि वह अपनी क्षमता दिखा सके और भविष्य में मुख्य टीम में शामिल होने में उसकी सहायता कर सके। हालांकि चूंकि अब उनके प्रतिद्वंद्वी ने एक कांस्य काल्पनिक नस्ल के परी को बुलाया है, इसलिए अब सभी की नज़रें आ फैंग पर नहीं होंगी। उन्होंने कहा, अगर वह ये लड़ाई जीत भी गए तो भी यह हार के बराबर होगी। इसके अलावा अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तितली फे एक उत्परिवर्तित जेडाई तितली है। कक्षा 5 के विद्वान बोबो के अनुसार एक ही तरह के फे की उत्परिवर्तन प्रतिभा उत्परिवर्तन के बाद फे की जटिलता पर निर्भर करती है। इस तितली फे ने जेडाई तितली को आधार बनाकर एक सौम्य उत्परिवर्तन किया है। लॉन्ग ताओ के शब्दों को सुनकर फैंग डोओ ने द्वंद्व मैदान पर लड़की के चारों ओर घूमती हुई सुनहरी तितली को देखा। वह लड़की की चमकती हुई सितारों से जगमगाती स्कर्ट के चारों ओर फड़फड़ा रहा था और अप्रत्याशित रूप से बहुत खूबसूरत लग रहा था। फैंग डोडो ने चेन होनफैंग की 2 छिपकली प्रजातियों की परी की ओर मुड़कर कहा, भले ही ऐसा हो, फैंग निश्चित रूप से जीतेगा। लॉन्ग ताओ ने फैंग डोओ को ऐसे देखा जैसे किसी देवता को देख रहे हों और कहा, फैंग डोओ, क्या तुमने गौर किया है कि झाओ शियाओचुन के साथ खोज शुरू करने के बाद से तुम्हारा वजन कम से कम 10 किलो बढ़ गया है? जल्द ही तुम्हारी ठुड्डी दोहरी हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आपका आईक्यू भी इस भोजन के साथ आपके पेट में पच गया है और आपके शरीर से बाहर निकाल दिया गया है। लॉन्ग ताओ के शब्दों को सुनकर फैंग डोओ ने अपनी दोहरी ठुड्डी पर चुटकी लेने से पहले अपने कटे हुए सिर को रगड़ा। उसका सिर तेजी से घूम रहा था। क्या लॉन्ग ताओ उसे यह संकेत दे रहा था कि उसे अब झाओ शियाओचुन के साथ घूमना फिरना नहीं चाहिए? या क्या लॉन्ग ताओ उसे यह बता रहा था कि वह मोटा है या बेवकूफ़ है? ये सचमुच एक जटिल दुविधा थी। फैंग डोडो के जवाब का इंतजार किए बिना लॉन्ग ताओ ने आगे कहा, अगर ये तुम होते तो क्या तुम सिर्फ कांस्य काल्पनिक नस्ल के फे को ही अनुबंधित करते? फैंग डोडो जम गया। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और द्वंद्व मैदान की ओर ध्यान से देखने लगा। उसी समय अचानक एक बैल की लंबी चीख सुनाई दी। चांदी के मुखौटे वाली लड़की के सामने एक मजबूत काले रंग का गोजातीय परी प्रकट हुआ और उसके पूरे शरीर से तीव्र धात्विक चमक निकल रही थी। ये धात्विक चमक ही थी जिसने गोजातीय परी के बालों को रंगीन काले रंग में चमकाया था। धातु सींगों का संघनन जारी रहा। तीखे सींग धातु की चमक के साथ चमकते थे और एक अजीब सी ठंडक का एहसास देते थे। हुओ ज़ेयुआन को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने चूसी को पीली जेडाइट गोल्डन तितली को बुलाते देखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके जैसा अनुभवी व्यक्ति पीला जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई ग्रेड का परिचय देना भूल जाएगा। उन्होंने मौजूदा माहौल को भांप लिया था और जल्दबाजी में इसे पेश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने भीड़ के शांत हो जाने के बाद इसे फिर से पेश करने की योजना बनाई। हुओ ज़ेयुआन ये देखकर हैरान रह गया कि भाग्यशाली दर्शक ने उसके परिचय से पहले ही दूसरे फैंटेसी ब्रीड फे को बुला लिया। जब उसने इस काल्पनिक नस्ल के व्यक्ति को देखा तो हुओ ज़ेयुआन को तुरंत पता चल गया कि उसे दर्शकों के इस भाग्यशाली सदस्य का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। फैंटेसी ब्रीड परी पर एक नज़र डालते ही दर्शकों को पता चल गया कि दर्शकों में यह भाग्यशाली सदस्य कौन है। हुओ ज़ेयुआन ने चांदी का मुखौटा पहने चूसी को देखा और तुरंत टिप्पणी करने की अपनी रणनीति बदल दी। चाहे कोई भी जीते, उसे चेन होनफैंग के बजाय चूसी पर टिप्पणी करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिस क्षण चूसी ने सिल्वर वीक फैंटेसी 2 ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को बुलाया, दर्शकों द्वारा उत्पन्न शोर से रेडियंस पैलेस की छत टूटने का खतरा पैदा हो गया। किसी ने नारा लगाना शुरू कर दिया, राजकुमारी आयरन बुल, उससे लड़ो, राजकुमारी आयरन बुल, आगे बढ़ो। लिन युआन ने अपने पास मोटे आदमी को चिल्लाते हुए सुना, राजकुमारी आयरन बुल, अपने हमले शुरू करो, अपने सींगों से बुरी तरह हमला करो। लिन युआन के होंठ फड़क उठे। चूसी के होंठ भी फड़कने लगे क्योंकि उसके नकाबपोश चेहरे पर परेशानी का भाव उभर आया था। क्या मेरा छोटा सा आयरन ब्लॉक प्यारा नहीं है? वे इसे प्रिंसेस आयरन बुल क्यों कह रहे हैं? कितना मतलबी। हुओ ज़ेयुआन ने टिप्पणी करने से पहले शोर कम होने का इंतजार किया। कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि दर्शकों का पहला भाग्यशाली सदस्य वह व्यक्ति होगा जिसकी स्टार वेब पर लोग एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में प्रशंसा कर रहे हैं। कांस्य एक्स फैंटेसी, पीला जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई और सिल्वर वीक फैंटेसी 2 ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल। 16 वर्षीय
हुओ ज़ेयुआन ने लगातार चू सी के बारे में बात की। मुख्य खिलाड़ी होने के बावजूद हुओ ज़ेयुआन ने चेन होनफेंग को लगभग अप्रासंगिक बना दिया। गिल्ड एलायंस के मेजबान और टिप्पणीकार के रूप में हुओ ज़ेयुआन ने चेन होनफेंग की उपस्थिति को कम करने के लिए ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के चैलेंजर को इस तरीके से पेश किया। हुओ ज़ेयुआन ने वर्तमान माहौल के अनुसार अपनी टिप्पणी को समायोजित करने के लिए ऐसा किया था। ये भी कहा जा सकता है कि वह ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब को उकसा रहा था। हालांकि इससे लॉन्ग ताओ नाराज नहीं हुआ, बल्कि लॉन्ग ताओ हुओ ज़ेयुआन को धन्यवाद देना चाहता था। चेन होनफेंग हार भी जाते तो भी हुओ ज़ेयुआन की कमेंट्री करने की पद्धति ने उनकी उपस्थिति को कम कर दिया होता और दर्शकों का ध्यान चांदी का मुखौटा पहने लड़की पर केंद्रित कर दिया होता। इससे चेन होनफेंग पर पड़ने वाले दबाव से कुछ राहत मिली। लांग ताओ ने आह भरी, शायद रेडियंस 100 सीक्वेंस को अगले साल भर्ती के लिए न्यूनतम आयु कम करने पर विचार करना चाहिए। चेन होनफेंग ने गहरी सांस ली। महत्वपूर्ण लड़ाइयों के साथ उसके सभी पिछले अनुभवों ने चेन होनफेंग को उन सभी जयकारों को अनदेखा करने की क्षमता प्रदान की थी जो उसके लिए नहीं थे। उसने उन 2 फैंटेसी ब्रीड फे को देखा जिन्हें लड़की ने बुलाया था। उनमें से एक सिल्वर फैंटेसी 2 भी था। इसलिए चेन होनफेंग को पता था कि आगामी लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। चेन होनफेंग को दर्शकों में से एक भाग्यशाली सदस्य का चयन करते समय अपनी किस्मत के बारे में शिकायत करने का समय नहीं मिला। इसके बजाय उसके मस्तिष्क में गियर तेजी से घूमने लगे क्योंकि वह सबसे प्रभावी रणनीति की योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। सिल्वर वीक फैंटेसी 2 ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की शक्ति गोल्ड एक्स एपिक स्मूथ टूथड एलिफेंट लिजर्ड के बराबर थी। उनकी गोल्ड एक्स एपिक विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली कांस्य एक्स एपिक पीली जेडाइट गोल्डन तितली से काफ़ी ऊपर थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि वह कुल मिलाकर अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये 2 फैंटेसी नस्लें कौन से खास कौशल का इस्तेमाल करती हैं। ये नासमझी चेन होनफेंग के लिए सिरदर्द का सबब बन गई। चू सी ने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को बुलाने के बाद भी नहीं रुकी। उसने ब्रॉन्ज एक्स एपिक बनिंग सनफ्लावर ट्विंस को भी बुलाया। जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां चू सी के कंधे पर प्रकट हुए। वे चू सी द्वारा बुलाए गए अन्य परियों की तुलना में जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां एक दुर्लभ सुंदरता थे। हालांकि वे पीले जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई और ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की तरह जयकार की गर्जना नहीं पैदा कर सके। वहां उपस्थित सृजन गुरुओं ने आश्चर्य से चू सी को देखा। जलते हुए सूरजमुखी से जुड़वां बच्चे पैदा करने के लिए बुनियादी आवश्यकता ये थी कि जलते हुए सूरजमुखी को लीजेंड गुणवत्ता वाला होना चाहिए। एक बार जब ये जुड़वां बच्चे पैदा कर देता तो बनिंग सनफ्लावर ट्विंस का ग्रेड सामान्य हो जाता। आश्चर्य की बात यह है कि यह बनिंग सनफ्लावर ट्विंस कांस्य एक्स लीजेंड तक पहुंच गया था। इस स्तर तक पहुंचने के लिए अकल्पनीय मात्रा में क्रिएशन मास्टर संसाधनों का निवेश करना पड़ा। इस युवा लड़की के परियों के भयानक समूह को देखते हुए उपस्थित सृजन मास्टर्स को डर था कि जलती हुई सूरजमुखी जुड़वां केवल कांस्य एक्स पर अटक गई थी क्योंकि उसने अभी तक इच्छाशक्ति रून को नहीं समझा था। फेज की गुणवत्ता जो आमतौर पर आत्मा क्यूई पेशेवरों द्वारा अत्यधिक मांगी जाती थी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। कैसी उच्च कोटि की महिला है। जब बनिंग सनफ्लावर ट्विंस को बुलाया गया तो चेन होनफेंग को तुरंत जलन महसूस हुई और उसने तुरंत विशाल पूंछ वाले दलदल छिपकली को निर्देश दिया कि वह उसके चारों ओर एक विशाल दलदल बना दे। दलदल से निकलने वाली जलवाष्प जलन की तरंगों का प्रतिकार करेगी। चेन होनफेंग ने चतुराई से देखा कि दलदल की नमी का स्तर गिर रहा था। यद्यपि नमी का स्तर तेजी से कम नहीं हो रहा था, लेकिन दलदल अंततः चिपचिपी मिट्टी में बदल गया। जब ऐसा हुआ तो विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली की संक्षारक मिट्टी की वर्षा और क्षयग्रस्त मिट्टी छिपकली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सामान्यतः दर्शकों में से भाग्यशाली सदस्य को पहला कदम उठाना चाहिए। हालांकि हवा में जलन और नमी के स्तर को कम करने के कारण चेन होनफेंग को चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली को चू सी पर हमला करने का निर्देश देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के प्रतिनिधि के रूप में चेन होनफेंग को यह द्वंद्व युद्ध जीतना ही था, चाहे कुछ भी हो। मेरी पत्नी कैसे हार सकती है। चू सी ने जब चिकने दांतों वाली छिपकली को अपनी ओर आते देखा तो वह घबराई नहीं। उसने कहा, छोटे लोहे के ब्लॉक, लोहे के सीन का इस्तेमाल करो। चूंकि वे युद्ध में थे इसलिए चेन होनफेंग और चू सी दोनों को माइक्रोफोन से लैस किया गया था। इस प्रकार चू सी का आदेश पूरे रेडियंस पैलेस में स्पष्ट रूप से गूंज उठा। चू सी की बोली स्पष्ट रूप से लड़खड़ा रही थी, जो उसकी घबराहट को दर्शा रही थी। हालांकि लिन युआन जानती थी कि वह चिंता के बावजूद बेहद शांत थी। उसकी आवाज़ की कांपती हुई आवाज़ भी उसके उत्साह का संकेत दे रही थी। लिन युआन ने शांतिपूर्वक उस दृश्य का निरीक्षण किया जहां चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली ऑब्सीडियन आयरन जंगली बैल पर हमला कर रही थी और उसने धीरे से कहा, चू सी, मुझे देखने दो कि तुम कितने बड़े हो गए हो। चू सी अचानक मुड़ा और उस दिशा में देखा जहां लिन युआन बैठा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं।
उसने पहले ही यह संकल्प ले लिया था कि वह इस द्वंद्व युद्ध को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और लिन युआन को अपने पिछले वर्ष के परिश्रम का फल दिखाएगी। लगभग 5 मीटर ऊंची और लगभग 10 मीटर चौड़ी, चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली एक विशाल चट्टान की तरह थी। यह ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल से काफ़ी बड़ी थी, जो लगभग 2 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी थी। हालांकि जब दोनों परियों में भिड़ंत हुई तो मांस छिदने की भयानक आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। सत्ता के मामले में दोनों पार्टियां बराबर थीं। हालांकि उसी समय ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के सिर के शीर्ष पर एक विशाल धातु प्लेटेड सींग दिखाई दिया। विशाल सींग ने निर्दयतापूर्वक चिकने दांत वाले हाथी छिपकली की त्वचा को छेद दिया। जब सींग ने त्वचा को तोड़ दिया तो खून का फव्वारा फूट पड़ा। ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल का हमला यहीं नहीं रुका। सींग गायब हो गया और उसके स्थान पर विभिन्न आकार के सींग प्रकट हो गए, जिन्होंने चिकने दांत वाले हाथी छिपकली के अन्य भागों को छेद दिया। चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली को छेदते समय सींग लगातार बदलते रहते थे तथा उसके मांस के विभिन्न भागों में छेद कर देते थे। चेन होनफेंग को उम्मीद नहीं थी कि यह युवा प्रतिद्वंद्वी ऐसा कदम उठाएगी। उसने स्पष्ट रूप से पहला कदम उठाया था, लेकिन चिकने दांत वाले हाथी छिपकली को लगातार हमले झेलने पड़े। जब तीसरा सींग दिखाई दिया और चिकने दांत वाले हाथी छिपकली के अगले अंग को छेद दिया तो चेन होनफेंग चिल्लाया, चिकने दांत वाले हाथी छिपकली, दुखद पंजे का उपयोग करें। प्रतिद्वंद्वी के अगले अंग को हिंसक रूप से काट दें। अपने घाव को रोकने के लिए तैलीय बलगम का उपयोग करें। जब चेन होनफेंग ने अपना आदेश जारी किया तो चिकने दांतों वाली हाथी छिपकली पर एक तैलीय चमक छा गई और उसकी पीठ पर स्थित तेल ग्रंथियों से एक गाढ़ा तैलीय बलगम निकल आया। तैलीय बलगम चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली के अगले अंग पर स्थित 3 बड़े छिद्रों तक बह गया और घावों को बंद कर दिया, जिससे आगे रक्त का रिसाव रुक गया। उसी समय चिकने दांत वाले हाथी छिपकली ने अपने हानिकर अगले अंग को ऊपर उठाया और उसे क्रूरतापूर्वक ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के सिर की ओर घुमाया। जब छिपकली के पंजे ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के सिर से टकराए तो ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी गोल ढाल दिखाई दी, जो सुनहरे जेडाइट जैसी दिख रही थी। चिकने दांतों वाली हाथी छिपकली के भयंकर तीखे पंजे पीले जेडाइट गोल्डन तितली के गोल्डन जेडाइट शील्ड के संपर्क में आए और उसे तोड़ दिया। चिकने दांतों वाली हाथी छिपकली ने अपना मुंह खोला, इससे पहले कि उसके असमान दांत गोल्डन जेडाइट शील्ड पर बंद हो जाते। जिस क्षण चिकने दांतों वाली हाथी छिपकली ने गोल्डन जेडाइट शील्ड को काटा, वह लट्टू की तरह घूमने लगी। उसके घूमते हुए शरीर के बल से उसकी ताकत बढ़ गई और उसने अपने दांतों से गोल्डन जेडाइट शील्ड को कुचल दिया। अभी भी घूम रही चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली को ओब्सीडियन आयरन जंगली बैल से नफरत थी, जिसने अपने सींग से उसे 3 बार छेद दिया था। चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली ने अपनी जन्मजात लड़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया और ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की पीठ पर दुखद पंजे से हमला किया। चूंकि ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल में चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली के समान ही शक्ति थी, इसलिए ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की पीठ धातु की त्वचा होने के बावजूद भी खुली हुई थी। जब ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की पीठ को चीर दिया गया तो तुरंत ही उसकी पीठ खून से भर गई और उसने जोरदार गर्जना की। चेन होनफेंग ने एक पल में ही निर्णय ले लिया था कि वह विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली को संक्षारक मिट्टी की बारिश करने का आदेश देगा, जो न केवल ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पर बल्कि पास के चूसी पर भी बरसी। लगातार हो रही संक्षारक बारिश को देखते हुए चूसी ने पीली जेडाइट गोल्डन तितली को आदेश दिया, छोटे पंखों गोल्डन जेडाइट शील्ड का फिर से उपयोग करो। चूसी के चारों ओर एक सुनहरी जेडाइट ढाल प्रकट हुई और उसे भयंकर कास्टिक संक्षारक कीचड़ की वर्षा से बचाया। गोल्डन जेडाइट शील्ड ने चूसी के कंधे पर उड़ती पीली जेडाइट गोल्डन तितली और जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां को भी ढाल दिया। चूसी ने तुरंत ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को आदेश दिया, लिटिल आयरन ब्लॉक पेन बफर का उपयोग करें। ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को ओब्सीडियन प्रकाश ने घेर लिया। जब संक्षारक कीचड़ की वर्षा ने ओब्सीडियन प्रवाह को प्रभावित किया तो वह तुरंत पीछे हट गया। संक्षारक कीचड़ वर्षा एक तात्विक हमला था जिसे विशाल पूंछ वाले दलदल छिपकली ने जल और पृथ्वी तत्वों का उपयोग करके बनाया था। इसका प्रतिकार ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के पेन बफर द्वारा किया गया। चिल्लाने से हुओ ज़ेयुवान का गला बैठ गया था। यद्यपि यह एक भाग्यशाली दर्शक द्वारा दी गई चुनौती मात्र थी, फिर भी ये बहुत रोमांचक थी। एक जूनियर हाई स्कूल का छात्र जो फैंटेसी नस्ल के परियों के साथ चेन होनफेंग के खिलाफ मुकाबला कर रहा था, जो ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब का एक रिजर्व टीम सदस्य था, जो अक्सर मुख्य टीम के सदस्यों के स्थान पर खेलता था। वे बराबरी पर थे। इस टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद यह मैच संभवतः ऑल स्टार मैच का सबसे लोकप्रिय खंड बन जाएगा। हुओ ज़ेयुवान ने प्रतियोगियों की शक्ति को महसूस किया और कहा, हालांकि ऐसा लगता है कि वे दोनों समान रूप से मेल खाते हैं, मेरे विश्लेषण से पता चलता है कि ओब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की क्षमता मौलिक क्षति को रोक सकती है। यह विशाल पूंछ वाले दलदल छिपकली की हमलावर शक्ति को बहुत कम कर देता है। इसलिए मुझे लगता है कि चूसी के पास जीतने का अच्छा मौका है। हुओ ज़ेयुवान के शब्दों के बाद भीड़ में से जयकारे गूंज उठे। वाह,
हुओ ज़ेयुवान ने ये कह दिया। इस मैच का नतीजा लगभग तय हो चुका है। हुओ ज़ेयुवान अद्भुत है। उसने राजकुमारी आयरन बुल के बारे में सब कुछ इतनी आसानी से जान लिया। नहीं, हुओ ज़ेयुवान, मेरी पत्नी कैसे हार सकती है? जब लिन युआन ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी दयालु आंखें सिकोड़ लीं और उस क्षेत्र की ओर देखने लगा। 200,000 लोगों की उपस्थिति में लिन युआन को पता नहीं था कि यह बात किस गुंडे ने कही थी। अन्यथा लिन युआन को उस व्यक्ति को सबक सिखाने में कोई हिचक नहीं होगी। चूसी ने भीड़ और लगातार हो रही संक्षारक कीचड़ की बारिश को नज़रअंदाज कर दिया। चून की कोरोसिव मड डाउनपोर एक समूह हमला था, इसलिए यह बहुत नुकसानदायक नहीं था। इसलिए येलो जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई इसे संभाल सकती थी। हालांकि चूसी को पता था कि ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल का पेन बफर मौलिक हमलों से बचाव नहीं करता था। संक्षारक मिट्टी की वर्षा से ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को जो भी क्षति हो रही थी वह ऑब्सीडियन प्रकाश के बिखर जाने पर वापस परावर्तित हो जाएगी। चूसी ने तुरंत जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां को आदेश दिया कि वे चिकने दांत वाले हाथी छिपकली और विशाल पूंछ वाले दलदल छिपकली पर आग का उपयोग करें, जिन्होंने दलदल से अपना सिर बाहर निकाला था। दोनों परी सदृश जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां अपने अपने लक्ष्यों की ओर उड़ चले। चेन होनफेंग को इस क्षमता के प्रभावों के बारे में पता नहीं था। उसने मान लिया कि यह सिर्फ आग की विशेषताओं वाला एक स्रोत प्रकार का जीवन रूप है। चूंकि उसके पास 2 गोल्ड एक्स एपिक छिपकली प्रजाति के परी थे, इसलिए वह एकमात्र कांस्य एक्स लीजेंड परी स्रोत प्रकार के जीवन रूप के बारे में जरा भी चिंतित नहीं था। जिस क्षण जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां चिकने दांत वाले हाथी छिपकली पर उतरे, चिकने दांत वाले हाथी छिपकली के चारों ओर आग की लपटें फूट पड़ीं। जैसे ही आग की लपटें चिकने दांत वाले हाथी छिपकली के ऊपर बहने लगीं, लपटों की क्षमता ने तैलीय बलगम की नमी के स्तर को भी छीन लिया। तैलीय बलगम चिपचिपे तरल पदार्थ से बदलकर पाउडर जैसा तैलीय पदार्थ बन गया। इसने अपना चिपचिपापन पूरी तरह खो दिया था। इसलिए ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के हमलों से चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली के 3 घावों से फिर से खून बहने लगा। जैसे ही रक्त बहना शुरू हुआ, बनिंग सनफ्लावर ट्विन के माथे पर अचानक हरे रंग की रोशनी दिखाई दी। जलता हुआ सूरजमुखी जुड़वां चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली की जीवन शक्ति को खत्म करने के लिए देखभाल करने वाले जुड़वां का उपयोग कर रहा था। चेन होनफेंग ने देखा कि स्थिति गड़बड़ा रही थी और उसने चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली को वेव स्टेपिंग स्ट्राइक का उपयोग करने का आदेश दिया। चिकने दांत वाले हाथी छिपकली का शरीर कांप उठा और उसके शरीर से जलतत्व ऊर्जा का एक गीजर फूट पड़ा। चिकने दांत वाले हाथी छिपकली ने मुड़कर अपने चारों ओर उड़ रहे जलते हुए सूरजमुखी जुड़वा को सिर से मारा। हालांकि अंत में उसका सिर हवा में टकरा गया। चेन होनफेंग की भौहें कसकर एक साथ खींच गईं। चेन होनफेंग ने कभी नहीं सोचा था कि कांस्य एक्स लीजेंड परी स्रोत प्रकार के जीवन रूप में शारीरिक हमलों के प्रति प्रतिरक्षा हो सकती है। जब उसने दूसरे जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां को विशाल पूंछ वाले दलदली छिपकली की ओर उड़ते देखा तो चेन होनफेंग ने आदेश दिया, विशाल पूंछ वाले दलदली छिपकली, बदबूदार मिट्टी का उपयोग करें। विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली ने तुरंत ही मिट्टी के 3 भूरे हरे रंग के तीखे ढेर बाहर निकाल दिए। हालांकि जब कीचड़ का ढेर जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां पर गिरा तो उसने आसानी से हमले को टाल दिया और खुद को विशाल पूंछ वाले दलदल छिपकली के शरीर से चिपका लिया। जब विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली बदबूदार दलदल में गोता लगाती है तो जलती हुई सूरजमुखी जुड़वां विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली से अलग हो जाती है। जलते हुए सूरजमुखी ट्विन ने आसपास के क्षेत्र में आग लगाना जारी रखा, जिसने बदबूदार दलदल के पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया। वह विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली के सतह पर आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह फिर से उससे जुड़ सके। चेन होनफेंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने युद्ध में लगातार 2 गलतियां की। चेन होनफेंग को उम्मीद नहीं थी कि जलता हुआ सूरजमुखी न केवल शारीरिक चोटों से बचने में सक्षम होगा बल्कि मौलिक चोटों से भी बचने में सक्षम होगा। चांदी का मुखौटा पहने ये युवा लड़की बहुत अद्भुत थी। चेन होनफेंग ने उस समय को याद किया जब एक नीली फ्लैश बैंगनी तितली ने बदबूदार दलदल को बंद कर दिया था। ये स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही थी। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की जगह अब बनिंग सनफ्लावर ट्विंस थे। जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां की लपटें बदबूदार दलदल को भून रही थीं, जो खतरनाक रूप से कम नमी के स्तर तक वाष्पित हो गया था। जब दलदल सूख जाता तो लाल लपटें दरारों के माध्यम से उसमें प्रवेश करतीं और भीतरी नमी के स्तर को छीनती रहतीं। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के दर्द बफर प्रभाव समाप्त हो चुके थे और संक्षारक कीचड़ की वर्षा के कास्टिक प्रभाव अब ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पर सीधा प्रभाव। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की धातु की त्वचा धब्बेदार होने लगी और संक्षारक प्रभाव ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के मांस को नष्ट कर रहे थे। चूसी को जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां याद नहीं थे। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसने चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली को सौंपे गए बनिंग सनफ्लावर ट्विन को हीट वेव कंडक्शन का उपयोग करने और ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल से जुड़ने का निर्देश दिया।
उसने इसे कैरिंग ट्विंस का उपयोग करने और प्रतिद्वंद्वी फेस से एकत्रित जीवन शक्ति को ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल में इंजेक्ट करने का भी आदेश दिया। कैरिंग ट्विंस और दर्द अवशोषण के संयोजन ने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को हुई क्षति को स्थिर करने में सक्षम बनाया। चूसी अब एक बड़ी समस्या का सामना कर रही थी। वह केवल सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर थी, जबकि चेन होनफेंग बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था। चेन होनफेंग ने अपनी लड़ाई के दौरान बहुत अधिक आध्यात्मिक क्यूई समाप्त नहीं की थी, लेकिन चूसी ने पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। चेन होनफेंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बनिंग सनफ्लावर ट्विंस भी रिकवरी में मदद कर सकते हैं। उसने खुद को कोसा, मैंने तो बस दर्शकों में से एक भाग्यशाली सदस्य को चुना था। मुझे आखिर इतने प्रभावशाली व्यक्ति के साथ क्यों जुड़ना पड़ा। जैसे ही उसने ठीक हो रहे ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल और रक्तस्राव से पीड़ित चिक ने दांतेदार हाथी छिपकली को देखा, चेन होनफेंग ने रक्त जलाने वाले प्रहार का उपयोग करने का निर्णय लिया। एक पल में चिक ने दांत वाले हाथी छिपकली का काला शरीर एक मोटी बैंगनी लाल चमक से ढक गया। चिक ने दांतों वाली छिपकली की आभा अचानक फैल गई। उसने अपना मुंह खोला और गहरे लाल रंग की ऊर्जा की एक धार ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की ओर थूकी, जो 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। चूसी ने उसी क्षण गोल्डन जेडाइट शील्ड को खारिज कर दिया था जब उसने चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली में परिवर्तन को महसूस किया था। इसके बजाय उसने येलो जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई को ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पर गोल्डन जेडाइट शील्ड लगाने का आदेश दिया। इसका उपयोग ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की सुरक्षा के लिए हीट वेव कंडक्शन के साथ किया गया। यद्यपि विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली को जलते हुए सूरजमुखी जुड़वा में से एक द्वारा दलदल के नीचे धकेल दिया गया था, फिर भी संक्षारक कीचड़ की बारिश बंद नहीं हुई थी। यद्यपि संक्षारक कीचड़ की वर्षा का हानिकारक प्रभाव उसके प्रारंभिक प्रभाव का लगभग 1/3 रह गया था, फिर भी चूसी के कार्यों के कारण वहां उपस्थित सभी लोग खड़े हो गए। जब संक्षारक कीचड़ की वर्षा चूसी के शरीर पर हुई तो ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के शरीर पर एक हरा ताला दिखाई दिया और चूसी के बाएं हाथ के चारों ओर लिपट गया। चूसी के दाहिने हाथ में एक लंबी लाल ऊर्जा श्रृंखला दिखाई दी और इसका दूसरा छोर ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के शरीर से जुड़ा हुआ था। 3 विशिष्ट कौशलों का सहयोग। चून की संक्षारक कीचड़ की बारिश चूसी को घायल कर रही थी, इसलिए उसे जो क्षति हुई थी वह लाल जंजीर के माध्यम से ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल में स्थानांतरित हो गई। हरे रंग की श्रृंखला ने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल से चूसी तक जीवन शक्ति को निर्देशित किया। वहां उपस्थित अन्य लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन लिन युआन को पता था कि यह ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की बलिदान करने की क्षमता थी। जब लिन युआन ने अपनी सारी बचत ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल खरीदने के लिए खर्च कर दी थी, तो उस समय यह सबसे अच्छा विकल्प था जो वह चुन सकता था। किस्मत भी उन पर मेहरबान थी क्योंकि यह चूसी के लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हुआ। यद्यपि अभिजात वर्ग महाकाव्य शाप रॉक बुल प्रभावशाली नहीं दिखाई दिया और लिन युआन अब इसे आसानी से मजबूत और विकसित कर सकता था, बलिदान ने लिन युआन को महसूस कराया कि जब उसने शाप रॉक बुल पाया तो उसने जैकपॉट मार लिया था। सौभाग्य से जिया क्षेत्र जैसे छोटे स्थानों ने, जहां कोई सृजन मास्टर आत्मा जीवन बाजार में नहीं जाता था, ऐसे रत्न को नहीं पहचाना। जब ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की गुणवत्ता कम थी तो बलिदान के प्रभाव स्पष्ट नहीं थे। हालांकि इसकी शक्तियां सिल्वर वीक फैंटेसी 2 तक पहुंच चुकी थीं, इसलिए सैक्रिफाइस का प्रभाव अंततः दिखना शुरू हो गया। जब चूसी ने संक्षारक कीचड़ की बारिश के बीच गोल्डन जेडाइट शील्ड को खारिज कर दिया तो टिप्पणी कर रहे हुओ ज़ेयुआन ने तुरंत अपने बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हुओ ज़ेयुआन की नज़र से मुलाकात की और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की और उसकी हथेली में एक गुलाबी सीपी दिखाई दिया। गुलाबी सीपी खुल गई और उसमें से गुलाबी बुलबुले निकलने लगे। यह अद्भुत रूप से जादुई लग रहा था। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गुलाबी सीपी को बुलाया तो लियूजी दर्शकों में अपनी सीट पर वापस आ गया। हालांकि चल रहा मैच महज एक चुनौती था, लेकिन किसी भी तरह की भिड़ंत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वास्तविक लड़ाई में आत्मा क्यूई पेशेवर लड़ाई जीतने के लिए सरल तरीकों से परी हमलों का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तविक लड़ाई हमेशा अत्यंत भयंकर होती थी। हुओ ज़ेयुआन के बगल में खड़ा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गिल्ड एलायंस का एक कर्मचारी सदस्य था, जिसे वर्तमान में अखाड़े में लड़ रहे स्पिरिट क्यूई पेशेवरों और फेयर की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। हर स्टाफ सदस्य ए रैंक का था। उन्होंने जिन फेस को अनुबंधित किया था वे गिल्ड एलायंस द्वारा तैयार किए गए मानक प्लम रेन वॉल क्लैम थे। प्लम रेन वॉल क्लैम छोटा और प्यारा था। इसके द्वारा उगलने वाले बुलबुले भी जादुई एहसास देते थे। यह आसानी से एक 80 वर्षीय व्यक्ति के छिपे हुए मासूम पक्ष को सामने ला सकता है। हालांकि प्लम रेन वॉल क्लैम एक शक्तिशाली सुरक्षा जाल था जिसे गिल्ड एलायंस ने प्रतिस्पर्धी विशेषज्ञों के लिए रखा था। प्लम रेन वॉल क्लैम का खोल अत्यधिक मजबूत था और वह शारीरिक और तात्विक आध्यात्मिक क्षति दोनों को झेल सकता था। इस बीच क्लैम के अंदर बेर के फूलों की बारिश हो रही थी। बेर के फूलों की बारिश में बहुत ज्यादा हलचल पैदा करने की क्षमता थी।
हालांकि यह मरे हुए पक्षियों को जिंदा नहीं कर सकता था, लेकिन यह उन पक्षियों को जिंदा रख सकता था जो जिंदगी से बंधे हुए थे। इससे फे को तब तक लटके रहने की अनुमति मिल गई जब तक कि उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर और सृजन मास्टर्स उस पर ध्यान नहीं दे देते। हर बार जब प्लम रेन वॉल क्लैम का उपयोग किया जाता था तो इसका मतलब था कि एक फे या स्पिरिट क्यूई पेशेवर को घातक झटका लगा था। वास्तविक लड़ाई में एक परी की मृत्यु के आधार पर विजेता का फैसला नहीं किया जा सकता था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा मैच को बाधित करने के लिए प्लम रेन वॉल क्लैम का उपयोग करना मानक प्रक्रिया थी। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मैदान में स्थिति का आकलन करता और यदि आवश्यक हो तो स्थिति को संतुलित करना शुरू कर देता। जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो वह हस्तक्षेप नहीं करता। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चूसी और ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को जोड़ने वाली हरी और लाल श्रृंखला को देखा तो उसने चूसी पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बजाय उसकी तीखी नज़र चिकने दांत वाले हाथी छिपकली की ओर मुड़ गई, जिसने अभी अभी रक्त जलाने वाला प्रहार किया था। गिल्ड एलायंस स्टाफ के सदस्य के रूप में ये पहली बार नहीं था कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चेन होनफेंग की चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली को रक्त जलाने वाले प्रहार का उपयोग करते देखा था। चिकने दांत वाले हाथी छिपकली के हमले से उसके शरीर में मौजूद जलतत्व ऊर्जा और रक्त में आग लग जाती थी। एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद चिकने दांत वाले हाथी छिपकली की मृत्यु होने वाली थी। इस हमले ने चिकने दांत वाले हाथी छिपकली की सारी ऊर्जा को अपने में समाहित कर लिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने प्लम रेन वॉल क्लैम में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की जान बचाने के लिए तैयार हो गया जब स्मूथ टूथड एलिफेंट लिजर्ड ने उसे बुरी तरह पीटा था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पहले से ही लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार था, क्योंकि चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली रक्त जलाने वाले प्रहार का उपयोग करने के बाद लड़ाई में योगदान नहीं दे पाएगी। यह एक जीवित लक्ष्य से अधिक कुछ नहीं होगा। तथ्य यह है कि चूसी ने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पर पीले जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई और बर्निंग सनफ्लावर ट्विंस दोनों की दोहरी रक्षा लागू की थी। इसका मतलब था कि वह चाहती थी कि ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पर हमला हो। इसलिए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए स्थिति को संतुलित करना कठिन था। एक राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चूसी के फेस के संयोजन को देखा तो उसे पता था कि उसकी एक अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि थी। इस प्रकार मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति नहीं चाहता था कि उसकी लापरवाही के कारण ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को कोई समस्या हो, अन्यथा परिणाम निश्चित रूप से भयंकर होंगे। जब रक्त जलाने वाले प्रहार ने ऊष्मा तरंग चालन पर प्रहार किया तो ऊष्मा तरंग चालन तुरंत टूट गया। टूटे हुए ताप तरंग चालन ने तेजी से रक्त जलाने वाले प्रहार के चारों ओर खुद को बांध लिया। हालांकि हीट वेव कंडक्शन केवल रक्त जलाने वाले हमले को थोड़ा ही रोकने में सक्षम था। चूसी की आंखें सिकुड़ गईं और वह चिल्लाई, पीली जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई विशेष कौशल काउंटर अटैक ट्रेमा का उपयोग करें। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल दर्द अवशोषण का उपयोग करें। जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल में सभी जीवन शक्ति को इंजेक्ट करने के लिए केयरिंग ट्विंस का उपयोग करें। चूसी ने तीनों परियों को आदेश दिए जाने के बाद पीली जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई, ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल और बर्निंग सनफ्लावर ट्विंस ने तुरंत अपने विशेष कौशल का उपयोग किया। रक्त जलाने वाले प्रहार के ऊर्जा स्तंभ ने स्वर्ण जेडाइट शील्ड को भेद दिया। जिस क्षण गोल्डन जेडाइट शील्ड टूटी वह काउंटर अटैक ट्रेमर के कारण एक बड़ी घड़ी की तरह लग रही थी। इसने ऊर्जा क्षति का एक हिस्सा चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली पर वापस निर्देशित किया। पीले जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई का काउंटर अटैक ट्रेमर प्रभाव मजबूत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह केवल कांस्य काल्पनिक था। हालांकि रक्त जलाने वाला प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था। इस प्रकार इसकी शक्ति का एक अंश भी इतना अधिक था कि उससे हवा में लहरें उठती थीं। चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली रक्त जलाने वाले प्रहार का प्रयोग करने के बाद कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। हमले से घायल होने के बाद चिकने दांत वाले हाथी छिपकली की आंख, नाक और मुंह से गहरा लाल खून बह रहा था। पिछले हमले के बाद यह स्पष्ट था कि चिकने दांत वाले हाथी छिपकली के अंगों को गंभीर क्षति पहुंची थी। गोल्डन जेडाइट शील्ड के टूटने के बाद रक्त जलाने वाले प्रहार से उत्पन्न ऊर्जा के स्तंभ ने बैल की पीठ में छेद कर दिया। ऊर्जा का सिलेंडर ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के मांस को छेद कर उसे 10 मीटर दूर उड़ा दिया। जब ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पर हमला हुआ तो उसके घाव के चारों ओर एक हरे रंग की रोशनी फैल गई। हरे रंग की रोशनी दर्द अवशोषण से आई थी, जिसने क्षति के एक हिस्से को अवशोषित कर लिया था और उसे जीवन शक्ति में बदल दिया था, जो ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के शरीर को ठीक कर रहा था। जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां रक्त जला हमले से अप्रभावित लग रहे थे। बर्निंग सनफ्लावर ट्विंस ने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के घाव के चारों ओर उड़ान भरी और उनके माथे पर लगे रत्न धीरे धीरे काले हो गए। उन्होंने उस जीवन शक्ति को इंजेक्ट किया जो उन्होंने चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली और विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली से चूसा था ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के शरीर में। इस हमले से भारी हंगामा मच गया। चिकने दांत वाले हाथी छिपकली ने स्पष्ट रूप से हमला शुरू किया था, लेकिन अंततः वह नष्ट हो गया।
हालांकि ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल जमीन पर गिर गया था और उसका खून बह रहा था, फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा। उसके अंदर अभी भी कुछ लड़ाई बची हुई थी। विजेता स्पष्ट था। क्षेत्र में खुशी का माहौल चरम पर पहुंच गया था। क्या राजकुमारी आयरन बुल धातु खाती है? एक परी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? आप अद्भुत हैं, राजकुमारी आयरन बुल। आप सबसे ताकतवर हैं। वाह! चिकने दांतों वाली हाथी छिपकली को ऊर्जा की एक लहर ने पीछे धकेल दिया। क्या यह मर चुकी है? हुओ ज़ेयुवान के बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक आह भरने से पहले चिकने दांत वाले हाथी छिपकली को घूर कर देखा। उसने हुओ ज़ेयुवान पर नजर डाली। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शुरू में चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली के जीवन को बचाने का इरादा किया था। हालांकि जब उसने प्लम रेन वॉल क्लैम में आध्यात्मिक शक्ति डाली तो उसने चिकनी पूंछ वाले हाथी छिपकली में बदलाव महसूस किया। उसने तुरंत प्लम रेन वॉल क्लैम को अपनी क्षमता का उपयोग करने से रोक दिया। जब चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली निकट मृत्यु अवस्था में पहुंची तो उसकी आभा ड्रैगन प्रजाति के फी में बदल गई। कुछ ही क्षण बाद चिकने दांत वाली हाथी छिपकली की तेज दिल की धड़कन सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो चिकने दांतों वाली छिपकली का दिल फिर से सक्रिय हो गया हो और वह घोड़े की तरह स्वस्थ हो गया हो। ये लगातार चिकने दांतों वाली छिपकली के पूरे शरीर में खून पंप कर रहा था। मृतप्राय मानी जाने वाली चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी क्रूर और चालाक छिपकली की आंखें एक ड्रैगन की भयंकर धमकी भरी आंखों में बदल गई थीं। चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली जब अपने पैरों पर खड़ी हुई और भयानक दहाड़ लगाई तो उसमें से ड्रैगन प्रजाति की भयावह आभा निकली। आमतौर पर चिकने दांतों वाली हाथी छिपकली अपनी ड्रैगन प्रजाति की वंशावली को सक्रिय करने के बाद इतनी तेज दहाड़ नहीं मारती। हालांकि चूसी और चेन होनफेंग के माइक्रोफोन ने पूरे रेडियंस पैलेस में दहाड़ को और तेज कर दिया। चेन होनफेंग, जिसका चेहरा पहले तो चादर की तरह पीला पड़ गया था, अब पूरी तरह खुश दिख रहा था। चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली को ड्रैगन के मुंह वाला ऑर्किड खिलाने के बाद जो लॉन्ग ताओ ने उसे दिया था उसे अफसोस हो रहा था, क्योंकि चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली की ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा सक्रिय नहीं हुई थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चिकने दांतों वाली हाथी छिपकली ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में इतना बड़ा आश्चर्य पेश करेगी। लिन युआन ने पुनर्जीवित चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने ट्रू डेटा का उपयोग किया और पता लगाया कि चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली ने अपनी ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा को अनलॉक कर दिया था। लिन युआन ने कई ड्रैगन प्रजातियों के फे को मजबूत किया था, इसलिए वह जानता था कि ड्रैगन प्रजाति की रक्तरेखा अनलॉक होने पर फे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। ये ठीक वैसा ही था जैसे ब्लैकी का विकास आत्मा आकर्षित करने वाले इच्थियोसोर के रूप में हुआ था। चिकने दांत वाले हाथी छिपकली ने अपनी बार ड्रैगन प्रजाति की वंशावली को नहीं जगाया था। इसके बजाय इसने प्राचीन ड्रैगन प्रजाति की वंशावली को अनलॉक कर दिया था। चिकने दांत वाले हाथी छिपकली का 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा शरीर बढ़ने लगा। अब वह 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा हो गया था। उसका शरीर भी मजबूत हो गया था। इसकी हल्की बैंगनी त्वचा अब हल्के बैंगनी रंग के शल्कों से ढकी हुई थी। शल्कों ने चिकने दांत वाले हाथी छिपकली की त्वचा को भेदकर एक कठोर कवच का निर्माण किया। चिकने दांत वाले हाथी छिपकली का विशाल जबड़ा भी अपनी मूल लंबाई से 2 गुना हो गया। जब चिकने दांतों वाली हाथी छिपकली ने दहाड़ लगाई तो लिन युआन ने देखा कि उसके बेतरतीब दांत हुक में बदल गए थे। लिन युआन बता सकता था कि चिकने दांत वाले हाथी छिपकली का काटना चिकने दांत के फटने की अतिरिक्त ताकत और उसके बढ़े हुए शरीर के साथ मिलकर अब 2.5 गुना अधिक घातक था। ट्रू डेटा का उपयोग करते हुए लिन युआन ने देखा कि चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली को अब ड्रैगन दांतेदार हाथी छिपकली कहा जाता था। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। चिकने दांतेदार हाथी छिपकली एक प्राचीन ड्रैगन प्रजाति थी। ये ड्रैगन प्रजाति के वंश की एक प्रीमियम नस्ल थी। हालांकि यह राजा ड्रैगन प्रजाति के वंश सी किंग चाक मोसासोरस से मेल नहीं खा सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से औसत से ऊपर था। इस अचानक परिवर्तन के कारण मैदान में शोर और भी बढ़ गया। यहाँ तक कि लड़ाकू दल के सदस्य भी पूरी नज़र रखे हुए थे। उन्होंने हुओ ज़ेयुवान को बनावटी दया से देखा। हा 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 हा, हुओ ज़ेयुवान, तुम्हारा मुंह शापित है। तुम्हारे शाप ने राजकुमारी आयरन बुल को बर्बाद कर दिया है। हुओ ज़ेयुवान का शापित मुंह निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। कितना डरावना है। जब उसने चिढ़ाने की बात सुनी तो हुओ ज़ेयुवान अजीब तरह से मुस्कुराया। उसने ढह चुके ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल, येलो जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई और बर्निंग सनफ्लावर ट्विंस पर नजर डाली, जो स्पष्ट रूप से विशाल पूंछ वाले दलदली छिपकली के स्तर से नीचे थे। मैच के इस मोड़ पर स्मूथ टूथड एलिफेंट लिजर्ड की रक्तरेखा अप्रत्याशित रूप से जाग गई थी। जीत की संभावना ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के चेन होनफेंग की ओर बढ़ गई है। भले ही बर्निंग सनफ्लावर ट्विंस विशाल पूंछ वाले दलदली छिपकली को दूर रखने में कामयाब हो जाएं, लेकिन उनके गुण बहुत अलग हैं। जब लिन युआन ने सुना कि हुओ ज़ेयुवान ने क्या कहा तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई।
ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल का गहन प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं गया था। ये लगातार वार झेल सकता था और बनिंग सनफ्लावर ट्विंस की क्षमता ने भी ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की स्थायित्व में मदद की। चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली के हमले से ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को हुई क्षति के अलावा विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली की संक्षारक मिट्टी की वर्षा और जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां की लपटों ने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की विनाशकारी दृष्टि को सूक्ष्म रूप से बढ़ा दिया था। उसने कोआ इतनी जल्दी खा लिया। यद्यपि चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली ने अपनी ड्रैगन प्रजाति की रक्तरेखा को अनलॉक कर दिया था, भले ही वह प्लेटिनम आई एपिक में विकसित हो गई हो, यह ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के विनाशकारी गेज से होने वाली भारी आध्यात्मिक क्षति को संभालने में सक्षम नहीं होगी। चेन होनफेंग ने चिकने दांतेदार हाथी छिपकली की स्थिति को भांप लिया और ढह चुके ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पर नजर डाली। उन्होंने सुझाव दिया, इस मैच का विजेता स्पष्ट है, क्यों न हम लड़ाई यहीं खत्म कर दें। चूसी ने चेन होनफेंग को नजरअंदाज किया और हो ज़ेयुवान के बगल में खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से सीधे कहा, वरिष्ठ, कृपया सतर्क रहें और बचाव में मदद करें। चूसी की बातों से अधेड़ व्यक्ति को झटका लगा। वह समझ नहीं पाया कि चूसी ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि उन्होंने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। अधेड़ उम्र के आदमी से बात करने के बाद चूसी ने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल से फुसफुसाते हुए कहा, इस लड़ाई में तुमने कड़ी मेहनत की है, लिटिल आयरन ब्लॉक। एक आखिरी बार एनिहिलेशन गेज का इस्तेमाल करो। जब ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को चूसी का आदेश मिला तो उसने तुरंत अपनी नज़र चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली पर टिका दी। बैल की काली आंखें लाल हो गईं और ऊर्जा की एक अदृश्य किरण चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली की ओर बढ़ी। जब चूसी जंगल में प्रशिक्षण ले रही थी तो उसने अनगिनत बार विनाशक नज़र का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह इसकी शक्ति को पूरी तरह से समझ गई थी। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की विनाशकारी दृष्टि से बचना अत्यंत कठिन था। जब तक लक्ष्य ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की दृष्टि में था, वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर सफल होगा। चूसी इस चुनौती का उपयोग लिन युआन को यह साबित करने के लिए करना चाहती थी कि 1 साल की लगातार कड़ी मेहनत के बाद उसमें सुधार आया है। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के परी को मारना नहीं चाहती थी। ध्यानमग्न मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत अदृश्य ऊर्जा की किरण को उस अनजान चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली पर टूटते हुए देखा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, प्लम रेन वॉल क्लैम, डबल प्लम रेन हॉट वॉल का उपयोग करो। चून की ऊर्जा की किरण अदृश्य थी, इसलिए चेन होनफेंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि चिकने दांत वाली हाथी छिपकली का जीवन खतरे में था। चेन होनफेंग ने चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली के सामने 2 गुलाबी दीवारें, एक मोटी और एक पतली, देखीं। कुछ ही देर बाद मोटी बाहरी गुलाबी दीवार टूट गई। लहरदार बल से भीतरी दीवार भी टूट गई, जो बाहरी दीवार से 5 गुना मोटी थी। मध्यम आयु वर्ग का आदमी आश्चर्यचकित हो गया और उसने हो ज़ेयुवान से कुछ शब्द फुसफुसाए। हो ज़ेयुवान ने जल्दी से घोषणा की, आपातकालीन सहायक ने महसूस किया कि ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के हमले से चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली की मौत हो सकती थी। इस प्रकार चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हो ज़ेयुवान बोलते समय अजीब तरह से मुस्कुराया। उसका चेहरा दर्द से कराह उठा। उसने सोचा, अभी तो कुछ सेकंड ही हुए हैं। मैं इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता था। मैंने अभी अभी घोषणा की है कि जीत ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के चेन होनफेंग के हाथों में है। मेरे शब्द अभी तक समझ में नहीं आए हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली चूसी ने जीत का जुआ वापस छीन लिया है। हो ज़ेयुवान को पता था कि आपातकालीन सहायक के बारे में उसकी घोषणा से दर्शकों में बड़ी प्रतिक्रिया आएगी। वह भी उनकी तरह ही आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। हो ज़ेयुवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस परी में खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, वह इतना ऊर्जा हमला कर सकती है जो उसकी गुणवत्ता की शक्ति से कहीं अधिक है। वहां उपस्थित सभी लोगों ने आपातकालीन सहायक की प्लम रेन वॉल और क्लैम की डबल प्लम रेन हॉट वॉल देखी। आपातकालीन सहायक के अनुसार डबल प्लम रेन हॉट वॉल की बाहरी परत में प्लेटिनम आई नॉर्मल की ताकत थी, जबकि आंतरिक परत में डायमंड वीक नॉर्मल की ताकत थी। न केवल बाहरी परत टूट गई थी, बल्कि आंतरिक परत को भी काफी नुकसान पहुंचा था। गंभीर रूप से घायल ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल, जो खड़ा भी नहीं हो सकता था, ने प्लेटिनम 3 फ्लॉलेस वे की शक्ति के साथ एक ऊर्जा हमला जारी किया था। इसकी लड़ाकू शक्ति इसकी गुणवत्ता से कहीं अधिक बढ़ गई थी। वहां उपस्थित सबसे आश्चर्यचकित व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेन होनफेंग था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली, जो स्पष्ट रूप से ड्रैगन दांतेदार हाथी छिपकली में विकसित हुई थी, पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। यह इतनी जल्दी एक अज्ञात हमले से मारा गया और अयोग्य घोषित कर दिया गया। गिल्ड एलायंस का आपातकालीन सहायक गिल्ड एलायंस का सदस्य था, इसलिए कोई भी उसकी निष्पक्षता पर विवाद नहीं कर सकता था। चेन होनफेंग ने सांस ली और चांदी का मुखौटा पहने हुए युवा लड़की को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य, दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से आभार से भरी हुई थीं। चूसी ने आपातकालीन सहायक को जो सुझाव दिया था, वह चेन होनफेंग के हित में था। फिर भी चेन होनफेंग को अभी भी पता नहीं था कि चूसी के दिमाग में क्या था।
चेन होनफेंग को ऊर्जा हमले के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। उसे केवल इतना पता था कि डबल प्लम रिन हॉट वॉल के टूटने के बाद स्मूथ टूथड एलिफेंट छिपकली पर हमला किया गया था। उसकी चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली पूरी तरह से ठीक हो गई थी, क्योंकि उसकी ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा अनलॉक हो गई थी। यदि चूसी की याद न दिलाई गई होती तो आपातकालीन सहायक निश्चित रूप से चिकने दांत वाले हाथी छिपकली को खोजने से चूक जाता। चिकने दांत वाले हाथी छिपकली का सिर छिपे हुए हमले से चकनाचूर हो गया होगा, ठीक उसी तरह जैसे प्लम रेन हॉट वॉल की बाहरी परत चकनाचूर हो गई थी। चेन होनफेंग ने अपने होठों को बंद किया और चिकनी दांतेदार ड्रैगन छिपकली को अपने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित किया। अचानक स्थिति बदल जाने से चेन होनफेंग व्याकुल हो गए, लेकिन उन्होंने इस घटनाक्रम को स्वीकार कर लिया। आखिरकार ये वही स्थिति थी जिसका सामना वह चिकनी दांतेदार हाथी छिपकली द्वारा अपनी ड्रैगन प्रजाति के वंश को अनलॉक करने से पहले कर रहा था। चेन होनफेंग ने बैठकर दोनों हाथों से सूख रहे दलदल को छुआ। उन्होंने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति दलदल के अंदर मौजूद विशाल पूंछ वाली छिपकली में डाल दी। चेन होनफेंग के पास केवल 2 परी थीं और चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली को काम से बाहर कर दिया गया था। इसलिए वह इस मैच के बाकी समय के लिए केवल विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली पर ही भरोसा कर सकता था। विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली को चेन होनफेंग की आत्मा क्यूई प्राप्त होने के बाद उसने अपने शरीर में बड़ी मात्रा में जल तत्व छोड़ना शुरू कर दिया। जलती हुई सूरजमुखी जुड़वां की लपटों की नमी खत्म हो गई थी और बदबूदार दलदल एक बार फिर नमी से भर गया। पानी की भाप तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। संक्षारक कीचड़ वर्षा, जो अपनी 2/3 शक्ति खो चुकी थी, अपनी सर्वाधिक शक्तिशाली अवस्था में लौट आए। जब चूसी ने देखा कि चेन होनफेंग ने क्या किया तो उसने तुरंत ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को अपने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस बुला लिया। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। पेन एब्जॉर्प्शन और कैरिंग ट्विंस की मदद के बाद भी एनिहिलेशन गेज जारी करने के बाद यह इस मैच में कोई और मदद नहीं कर सका। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के बिना चूसी केवल पीले जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई और बर्निंग सनफ्लावर ट्विंस पर ही निर्भर रह सकता था। चूसी ने पीली जेडाइट गोल्डन तितली को उस पर गोल्डन जेडाइट शील्ड लगाने का निर्देश दिया। वह चिकने दांतों वाली छिपकली को एक ही झटके में मारकर खुश नहीं दिख रही थी। इसके बजाय वह पहले से कहीं ज्यादा गंभीर दिख रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का भंडार खतरनाक रूप से कम होता जा रहा था। भले ही उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ण जेडाइट शील्ड को बनाए रखने के लिए लगा दी हो, फिर भी वह संक्षारक कीचड़ की बारिश के तहत इसे केवल 3 मिनट तक ही बनाए रख पाएगी।